हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की मैथ्स का अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि अवकल समीकरण क्या होती है और उसकी घात और उसकी कोटि कैसे निकाली जाती है। साथ ही साथ हम अवकल समीकरण के हलों के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि अवकल समीकरण के हल कौन कौन से होते हैं और कोई दिया हुआ फलन अवकल समीकरण का हल है या नहीं, ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम बच्चों पढ़ेंगे व्यापक हल दिए होने पर अवकल समीकरण ज्ञात करना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अवकल समीकरण के दो तरह के हल होते हैं, एक व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर आपको व्यापक हल दिया हुआ है तो आप उससे वो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अवकल समीकरण कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम इस वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें क्या है, वक्रों के कुल y बराबर mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात करना है। यानी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन ये रहा, और ये जिस चीज़ का सॉल्यूशन है, जिस अवकल समीकरण का ये सॉल्यूशन है, वो अवकल समीकरण आपने निकालनी है। बच्चों, इससे पहले क्लास में जब हमने देखा था कि अवकल समीकरण के दो तरह के हल होते हैं, व्यापक और विशिष्ट। पिछले सेशन में बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि अवकल समीकरण के हल को सिद्ध करने के लिए कि कोई दिया हुआ फलन उस समीकरण का हल है, हम कैसे करते थे, उसके हल से लेकर चलते थे और उसको डिफ्रेंशिएट करते रहते थे और लास्ट में अवकल समीकरण हमारी प्राप्त हो जाती थी। अब चूंकि हमारी वो अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो दिया हुआ जो फलन था वो हमारी अवकल समीकरण का हल है। इसी तरीके से हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, ये हमारे पिछले वाले सेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हालांकि यहाँ पर आपको प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया है कि ये जो आपका निकाय है ये आपके अवकल समीकरण का हल है। यहाँ पर आपको अवकल समीकरण फाइंड आउट करनी है, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। ये आपको कुल दिया हुआ है एक वक्रों का, ये आपको फलन दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जो भी अवकल समीकरण प्राप्त होगी वही आपकी अभिष्ट अवकल समीकरण होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। dy बाय dx बराबर m। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इस m का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दीजिए या फिर यहाँ से m का मान निकालकर यहाँ रख दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाले m का मान यहाँ पर रख रहे हैं, तो कितना आएगा, y बराबर m की जगह पर dy बाई dx इंटू x, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू y अपॉन x। ये जो हमारी अवकल समीकरण निकल कर आई है, यही हमारी अभिष्ट अवकल समीकरण है। अब बात ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें dy बाई dx निकालना है या d2y बाई dx निकालना है, d3y बाई dx क्यूब निकालना है, हमें कहाँ तक जाना है। यहाँ पर हम गए dy बाई dx तक और हमने अपने अवकलन को वहीं पर रोक दिया। इसी से हमने m को ख़त्म कर दिया यहाँ से वैल्यू रख के। तो बच्चों देखिए, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y, कुछ ऐसा हमने एक अवकल समीकरण लिया था अपनी लास्ट क्लास में। इसको जब हमने डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट किया था तो हमारा dy बाई dx निकल कर आया था और साथ में एक अवकल गुणांक भी आया था। फिर y निकालने के लिए जब हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये वाला अवकल गुणांक तो रहेगा ही, इसके साथ में x आ जाएगा प्लस एक और अवकल गुणांक आ जाएगा c2। ये c1 और c2 क्या है, अचर हैं जो हमारे इंटीग्रेशन में समाकल गुणांक कहलाते हैं। तो ये जो अचर हैं ये क्यों आए हैं, ये आपका 2 डिग्री का है, इसकी डिग्री 2 है, सॉरी ये आपका सेकंड ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर 2 है। 2 ऑर्डर होने पर आपके पास 2 समाकल गुणांक आ गए, यानी 2 अचर आ गए। इसका मतलब है जब आपके पास ये दिया हुआ हो, अभी तो क्या था, अवकल समीकरण थी, उसको हमने समाकलित कर करके और हमारा फलन निकाल लिया। ठीक है, उसका हल निकाल लिया। लेकिन जब हल दिया हुआ हो और हमें अवकल समीकरण निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इन C1 और C2 को हमें ख़त्म करना होगा। तो C1 और C2 को ख़त्म कैसे करेंगे, अगर एक यहाँ पर एक अचर है तो हम करेंगे एक बार डिफरेंशिएट
और अगर 2 अचर हैं तो हम करेंगे 2 बार डिफ्रेंशिएट, क्योंकि एक अचर एक बार में डिफ्रेंशिएट होने से खत्म हो जाएगा, और अगर 2 अचर होंगे तो वो एक बार में खत्म नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर बच्चों y बराबर mx था, हमारे पास केवल एक ही अचर था m, इसीलिए हमने इसको केवल एक ही बार डिफ्रेंशिएट किया। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे, 2 अचर होंगे, तो हम देखते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर a साइन x प्लस b। ये भी आपको वक्रों का एक निकाय दिया हुआ है। ये इसमें बहुत सारे वक्र, जैसे जैसे आप a और b की वैल्यूज चेंज करते रहेंगे आपको स्पेसिफिक वक्र मिलते रहेंगे, इसलिए हमने बोला है कि ये हमारा व्यापक हल है। तो ये हमारा हल दिया हुआ है, इससे हमें क्या निकालना है, अवकल समीकरण निकालना है। यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, a और b 2 कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है हमें इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। चलिए करते हैं। dy बाई dx a cos x प्लस b, ठीक है। दोबारा कीजिए, d2y बाई dx स्क्वायर a cos का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस b। a साइन x प्लस b की जगह पर मैं रख सकती हूँ y, तो कितना आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर माइनस y, यानी d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हल था, और ये किसका हल था, ये इस अवकल समीकरण का हल था, ठीक है। अब हमारा दिया हुआ है y बराबर a ईज टू दी पावर 2x प्लस b ईज टू दी पावर 3x प्लस c। ये हमारा व्यापक हल है। किसका व्यापक हल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमें निकालनी है, ठीक है। हल गिवन है, अवकल समीकरण निकालनी है, निकालते हैं। डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई dx, यहाँ कितना आएगा, a e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x, और 2x का 2 बाहर यहाँ लिख लेंगे। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 3b e की पावर 3x, डिफरेंशिएट कर दिया, c का हो जाएगा 0, ये आ गया। अब क्या इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल करना है। a b c 3 कांस्टेंट यहाँ पर है, तो इसको हम d3y बाई dx क्यूब तक लेकर जाएंगे। d2y बाई dx स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4a ईज टू दी पावर 2x प्लस 3 फिर से बाहर आ जाएगा, 3 3 = 9 b ईज टू दी पावर 3x, ठीक है। फिर से करते हैं, d3y बाई dx क्यूब, ये कितना आएगा, फिर से बाहर आ जाएगा 2 8a e की पावर 2x प्लस 27b e की पावर 3x, ठीक है। ये हमने 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया, लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि a और b तो हमारे हर बार चले आ रहे हैं, ठीक है। c हमारा पहली बार में खत्म हो गया था, लेकिन हम बाउंड हैं, हम इससे ज़्यादा इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये 4 समीकरण आई हैं जो गिवन है, dy बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर और d3y बाई dx क्यूब, इन्हीं की हेल्प से हमें a और b के मान निकालने होंगे, मतलब एलिमिनेट करना होगा a और b को हमें। चलिए इनको इक्वेशन दे देते, इक्वेशन 1 2 3 4। चलिए क्या करते हैं, इसमें एक काम कीजिए, इन दोनों को लीजिए, ठीक है, सेकंड को और थर्ड को। इससे या तो आप a को खत्म कर दीजिए या आप b को खत्म कर दीजिए। चलिए हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर इसमें से हम 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 में 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 को माइनस कर देंगे। जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 3 को माइनस करूंगी तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हम करते हैं, चलिए dy बाई dx में 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 dy बाई dx, इधर कितना माइनस, लेफ्ट हैंड साइड ही लिख लीजिए, पहले वाली माइनस करनी है, d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, ये हमारा LHS आ गया।
अब यही काम हम RHS में करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4a e की पावर 2x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 6b e की पावर 3x, माइनस क्या माइनस करनी है, ये वाली समीकरण राइट हैंड साइड लिख दीजिए 4a e की पावर 2x माइनस 9b e की पावर 3x। इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बचा मेरा 6 है, यहाँ -9 है, यानी -3b ईज टू दी पावर 3x। चलिए 2 dy बाई डी एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा -3b ईज टू दी पावर 3x। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से 3 ईज टू दी पावर bx की वैल्यू निकालूँ, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू निकालूँ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने 3b ईज टू दी पावर x का मान निकाला है, ऐसे ही इन दोनों समीकरण की हेल्प से अब हम b को एलिमिनेट करेंगे और a का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी पूरी समीकरण में और इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करना होगा। यानी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इक्वेशन 3 करेंगे। करते हैं 3 dy बाय डी एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर इधर आएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई करके 6a ईज टू दी पावर 2x प्लस 9b ईज टू दी पावर 3x माइनस ये वाली समीकरण माइनस करनी है, लिख दीजिए -4a ईज टू दी पावर 2x माइनस 9b ईज टू दी पावर 3x। ठीक है, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 6 - 4 2, कितना बचा यहाँ लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं 2a ईज टू दी पावर 2x बराबर 3 dy बाई डी एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये लिखा है बच्चों 2a ईज टू दी पावर 2x बराबर 3 dy बाई डी एक्स माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको भी हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं 5। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे यहाँ से 3b e की पावर 3x मिल गया और 2a e की पावर 2x मिल गया। अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ उठा के वापस इसी समीकरण में रख दूंगी, क्योंकि इसका मान भी पता है, इसका मान भी पता है, तो कुछ नहीं होने का बच्चों। ऐसे इसमें रख दूंगी तो भी कुछ नहीं होने का। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों को हल करके हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं। तो आप क्या करो, आप इन दोनों के मान ना इस वाली समीकरण में रखो जिसको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया, समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, चलिए d3y बाई डी एक्स क्यूब, d3y बाय डी एक्स क्यूब बराबर हमारे पास 2a ईज टू दी पावर 2x का मान है, यानी 4 बचेगा, तो 4 बच गया इंटू 2a ईज टू दी पावर 2x। मैं मान सीधा का सीधा उठा के रख रही हूँ, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ साफ दिख जाएगा कितना है 3 dy बाई डी एक्स माइनस d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया, प्लस 27 प्लस, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर मान है 3b ईज टू दी पावर 3x का और यहाँ पर है 27, तो मैं 9 बाहर ले लूँगी, 9 ले लिया, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 3b ईज टू दी पावर 3x और उसका मान मैं यहाँ से उठा के ये वाला मान रख दूँगी। क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स। फाइन, इसके आगे देखिए d3y बाई डी एक्स क्यूब, इसको खोल दीजिए, 4 3 12 dy बाई डी एक्स
माइनस 4 d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 9 d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18 dy बाय dx d3y बाय dx क्यूब बराबर 12 dy बाई dx ये रहा और 18 ये रहा, यानी -6 बचा, -6 dy बाई dx, 4 ये रहा माइनस का और प्लस 9 ये रहा, तो कितना बचा, प्लस का 5 d2y बाई dx स्क्वायर। थोड़ा और अरेंज कर लीजिए, d3y बाई dx क्यूब माइनस इधर आकर माइनस हो गया 5 d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 6 dy बाई dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इक्वल्स टू 0। ये देखिए, ये हमारी अवकल समीकरण आ गई। इसमें ना ए है ना बी है ना सी है, तीनों चीज़ खत्म हो गई है। किसकी हेल्प से, इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4, इन तीनों की हेल्प से हमने ए और बी को ख़त्म कर दिया। हमने एक्चुअली क्या किया, हमने इन तीनों में से कोई भी दो इक्वेशन चूज़ कर ली, हमने सेकेंड और थर्ड चूज़ कर ली, इन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और बी के मान निकाल लिए, और जो बची हुई इक्वेशन थी यानी इक्वेशन नंबर 4, उसमें ए और बी के मान रख दिए। तो हमारा क्या निकल कर आ गया, हमारी अवकल समीकरण जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं तथा केंद्र मूल बिंदु पर हैं। हमें किसका अवकल समीकरण निकालना है, उस तरह के दीर्घवृत्तों का जिनकी नाभियां एक्स अक्ष पर हैं और केंद्र मूल बिंदु पर हैं। देखिए, केंद्र मूल बिंदु पर है तो हमारा या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला दीर्घवृत्त होगा, अगर केंद्र मूल बिंदु पर है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इन सभी के केंद्र मूल बिंदु पर है, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि जो नाभियां हैं वो एक्स अक्ष पर हैं। नाभियां एक्स अक्ष पर कब रहेंगी, इस वाली कंडीशन में होती है ना, दीर्घवृत्त की नाभि AE0 और माइनस AE0। ठीक है, तो नाभियां क्या हो गई, इसकी एक्स अक्ष पर हो गई है और मूल बिंदु पर इसका केंद्र हो गया है। यानी हमारे पास इस तरह के जितने भी दीर्घवृत्त हैं उनकी अवकल समीकरण निकालने के लिए बोला गया है। तो इस तरह के दीर्घवृत्तों की जो समीकरण होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये है हमारी दीर्घवृत्त की व्यापक समीकरण। ठीक है, ए क्या है, ये हमारा जो मेजर एक्सिस है ये होता है 2a और जो माइनर एक्सिस है ये होता है हमारा 2b। यानी a यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है और b यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस है। समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन में आपको समीकरण गिवन नहीं थी, आपको सोल्यूशन निकाय गिवन नहीं था, हल निकाय नहीं दिया हुआ था और आपको अवकल समीकरण निकालने के लिए बोला गया था। लेकिन आपको क्या है, आपको कुछ क्लूज दिए गए थे जिनकी हेल्प से आप इस निकाय का पता लगा सकें। आपने समीकरण यहाँ पर खुद बनाई, अब अवकल समीकरण बनाते हैं जो कि रिक्वायर्ड है। चलिए, क्या करना होता है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होता है। इसको कीजिए, 2x आ गया अपॉन ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2y आ जाएगा, फिर y को भी करेंगे dy बाई dx, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ y डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बराबर 0 आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि a और b यहाँ पर हमारे दो कांस्टेंट है। उसको डिफरेंशिएट करने से पहले एक चीज़ यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, 2y y डैश बी स्क्वायर बराबर -2x अपॉन ए स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे क्यों लिखा है आपको अभी पता चल जाएगा। 2x को नीचे ले आइए, बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाइए, यानी 2y y डैश अपॉन 2x बराबर -b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होके बचा वाई वाई डैश अपॉन एक्स। अब देखिए, मेरा जो कांस्टेंट थे ना वो सारे के सारे इधर आ गए, एक साइड में आ गए।
तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, जब मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगी तो मेरा RHS 0 बन जाएगा और मेरे जो ये थे कांस्टेंट ये ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डैश अपॉन x को, y डैश को एक फलन मान लीजिए, x को दूसरा मान लीजिए। तो y डैश को करते हैं पहले। y डैश का क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फलन ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन अवकलन, दूसरा ऐसा का ऐसा ही, और पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन। ये हो गया हमारा इस वाले फलन का अवकल गुणांक। ठीक है, इसको अवकलित कर दिया। फिर ये वाला फंक्शन ऐसा का ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, दो फंक्शन है हमारे पास, एक फलन है y डैश और दूसरा है 1/x। जब हम इस फलन में और इस फलन में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज़ बना रहेगा, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज़ बना रहेगा। तो हमने वही किया, पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा, ये रहा, ये एज इट इज़ बना रहा। वो बात अलग है कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हमने दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाया। ठीक है, फिर क्या है, फिर प्लस ये ऐसा कैसे ही रहेगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके आएगा -1/x², -1/x²। और राइट हैंड साइड में हो गया हमारा 0, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करके 0 आ गया। देखिए अब हमारा क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये y डबल डैश आ गया। हमें दो ही बार अवकलित करना था, दोनों बार हमने अवकलित कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको अरेंज करना है। ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण हमारी आ चुकी है। यहाँ हर में कितना है x और यहाँ पर हर में है x²। एलसीएम ले लीजिए x²। ठीक है, x यहाँ पर आ जाएगा x, साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, x y डबल डैश प्लस x की इसके साथ करेंगे y डैश का स्क्वायर, क्योंकि y डैश 2 बार है, माइनस यहाँ पर है y डैश बराबर 0। x² इधर जाके 0 हो जाएगा और हमारी क्या समीकरण आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगी x y डबल डैश x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर माइनस y डैश बराबर 0। ये देखिए इसको x² को इधर ले जाके 0 कर दिया और जो हमारा रिमेनिंग ये बचा अंश में, वही हमारा अभीष्ट अवकल समीकरण है। ठीक है, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो दीर्घवृत्तों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण, वो हमारा ये है। और दीर्घवृत्तों का कुल कौन सा था, वो ये था, वो भी हमने निकाला था। ठीक है, देखिए तो बच्चों आज हम पढ़ चुके हैं कि व्यापक हल के दिए होने पर किसी अवकल समीकरण को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों अपने आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियाँ, कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे हल किया जाता है। तो जाते जाते बच्चों आज का क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई समतल के समस्त वृत्तों के लिए अवकल समीकरण आपको निकालना है। इसमें क्या है, आपको अवकल समीकरण निकालना है किसका, एक्स वाई समतल के जितने भी वृत्त हैं। तो सबसे पहले आपको वो जनरल इक्वेशन बतानी होगी। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये हमारी वृत्त की जनरल इक्वेशन होती है, व्यापक समीकरण होता है। आप इसको लेकर चलेंगे और अवकल समीकरण आप ज्ञात करेंगे। और जाते जाते बच्चों आपको ये भी बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।